फिर आपका अकाउंटेंसी फीवर चैनल में स्वागत है। और हम लोग अपना सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी को फोकस कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम देखते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। हमने पहले दो चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमारा एक थर्ड चैप्टर है बिजनेस इन्वायरमेंट और हम लोग आज इस चैप्टर को देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर हम इसको मानेंगे और मैं समझता हूँ कि ये बिगनर्स के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो बिगनर्स का सेंस यहाँ पे है कि जो फर्स्ट टाइम बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के लिए आते हैं और उनके दिमाग में बहुत सारे डर बने होते हैं। डेफिनेटली वो डर का होना ज़रूरी है, जैसे कितना कैपिटल लगेगा, प्रॉफिट क्या होगा, ये चीज़ें क्या होंगी, बिजनेस में जाना है नहीं जाना है। हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं, या तो जॉब कर लें या तो बिजनेस कर लें। लेकिन हम जॉब के लिए तैयार हो जाते हैं, बिजनेस से हम डर जाते हैं। डेफिनेटली डरना भी चाहिए। क्यों डरना चाहिए? वो डर इस बात के लिए नहीं कि बिजनेस नहीं करना है। डर का मतलब ये है कि हमको किसी भी बिजनेस को करने से पहले या किसी भी बिजनेस को करने के बाद भी कुछ ऐसे उसकी सराउंडिंग सिचुएशंस बनाए जाते हैं या हो जाते हैं जिस पे हमारा खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता। और ऐसे कंडीशन में बहुत सारे बिजनेस के ऊपर बहुत बैड इम्पैक्ट भी आते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि अभी हम लोग कोरोना के महामारी से डिस्टर्ब हैं। पूरी इंडिया की एंड इवन पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी डिस्टर्ब हो गई। पूरे बिजनेस सेक्टर पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। इवन हम हाउस होल्ड्स के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। इस समय जो पहले से बिजनेस में ऑलरेडी थे, बहुत पुराने एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन, और अभी इस कोरोना के टाइम पे कुछ लोगों ने बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए। पता चला जो फर्स्ट टाइम बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हैं उन्होंने अपने बिजनेस का एडवांटेज कुछ लिया ही नहीं और इस कोरोना के कारण क्या हुआ, पूरे लॉकडाउन के चपेटे में आ गए हैं और वो बिजनेस में अपने फ्लॉप महसूस कर रहे हैं। तो ये बिगनर्स के लिए है, लेकिन साथ में ये भी देखना है कि जो बहुत इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर्म्स हैं, उनके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे ये देखना होगा कि उन जो पुराने ऑर्गेनाइजेशंस थे उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी क्वालिटी, उनकी कॉस्टिंग, उनका मार्केट में सप्लाई, ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से हो रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा इन्वायरमेंट बना, एक ऐसा सिचुएशन, हालात बना कि वो अपनी सब कुछ बेहतर होने के बावजूद भी उनको इस समय बहुत बड़ा बिजनेस में लॉस या बहुत बड़ा डिसएडवांटेज देखने को मिल रहा है। तो अगर हम एक बिजनेस करने जाते हैं और अगर हम उस बिजनेस के सिचुएशंस को जान लें, क्या परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों को अगर हम समझना सीख लें तो निश्चित रूप से हम बिजनेस में सक्सेस हो पाते हैं। तो हमारा ये चैप्टर बहुत ही यूजफुल चैप्टर है। ये प्रैक्टिकल चैप्टर मैं मानता हूँ और इसलिए आप इसको बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के देखिए। क्या होता है बिजनेस इन्वायरमेंट, किसे कहते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? दे रहा है यहाँ पे, इट रेफर्स टू ऑल फोर्सेस, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस विच आर एक्सटर्नल टू ए बिजनेस एंड बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। यहाँ पे कह रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, उन सभी फोर्सेस के बारे में बात कर रहा है, उन सारे फैक्टर्स और उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर रहा है जो कि हमारे बिजनेस के सराउंडिंग एक्सटर्नली इफेक्ट करते हैं। निश्चित रूप से हमारे बिजनेस के सराउंडिंग में वो मूवमेंट करते रहते हैं या अचानक कर सकते हैं, ठीक है ना, और उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। यानी एक बेस्ट बिजनेसमैन होने के बावजूद भी, एक बेस्ट ऑर्गेनाइजर होने के बावजूद भी कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिन परिस्थितियों को हम डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाते हैं और अपने बिजनेस को लेकर के बैठ जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी डैमेज होती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल खराब होता है, मार्केट में डिमांड की कमी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे
फोर्सेस हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके जो डिसीजंस होते हैं, जो उनके फोर्स काम करते हैं, उनके ये सारे एक्सटर्नल हैं, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और इनके कारण हमारे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आ जाता है। इसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशनल जो थॉट्स था, जो प्लानिंग्स थी, इसका कोई दोष नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं और इन परिस्थितियों को ही हम बिजनेस इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। इट रेफर्स टू ऑल फोर्सेस, ये उन सभी फोर्सेस के बारे में बात करता है, उन फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करता है विच आर एक्सटर्नल, जो हैं बाहरी, टू ए बिजनेस, बिजनेस से बाहर के एलिमेंट्स है ये, एंड बियॉन्ड इट्स कंट्रोल, और हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उन परिस्थितियों को ही हम यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट का नाम देंगे। अभी हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ बिजनेस इन्वायरमेंट के नेचर्स क्या है, कैसे हम जानेंगे कि किसी बिजनेस पे इस बिजनेस इन्वायरमेंट का इफेक्ट है या नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कोविड के सिचुएशन में जो परिस्थितियां आपके सामने मार्केट में दिखाई दे रही हैं, इसे बहुत बड़ा एक आपके लिए एग्जाम्पल हो सकता है। तो हम कैसे यह आइडेंटिफाई कर लें कि बिजनेस में हमारा जो इस समय बिजनेस है उसमें बिजनेस इन्वायरमेंट का इफेक्ट है या नहीं है। उन चीज़ों को जानने के लिए क्या सिम्टम्स, क्या सिग्निफिकेंस, कौन से नेचर्स होते हैं, अगर वो नेचर्स हमको दिखाई देते हैं अपने बिजनेस में तो डेफिनेटली हम समझ सकते हैं कि हमारे बिजनेस पे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, फोर्सेस और इंस्टीट्यूशंस डिसीजंस काम कर रहे हैं जिसके कारण हमारे बिजनेस पे इसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो वो नेचर्स क्या हैं? तो नेचर दिया हुआ है जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। पहला नेचर क्या है? जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। ये जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होते हैं? जनरल फोर्सेस वो होते हैं, जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो जिसपे मेरा खुद का, उस ऑर्गेनाइजर का, उस फर्म का, उस इंस्टीट्यूशंस का कोई अपना प्लानिंग में कमी नहीं होता है, उनके एक्टिविटी में कोई कमी नहीं होती है, उनके डिसीजन मेकिंग में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन यह जनरल फोर्सेस जो बाहर से एक्सटर्नली इफेक्ट करते हैं, और वो जनरल फोर्सेस केवल मेरे इंडिविजुअल बिजनेस को ही नहीं प्रभावित किया, केवल किसी एक शॉप को नहीं प्रभावित कर रहा है, वो पूरे सिस्टम को ही, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी यूनिवर्सल लेवल पे या नेशनल लेवल पे या रीजन लेवल पे जो भी एक बिजनेस इंफ्रा है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, उस पूरे सिस्टम को खराब कर रहा है। उस पर कोई एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री या कोई पार्टिकुलर फर्म के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आता है। ये जनरल इन्वायरमेंट। जनरल इन्वायरमेंट क्या होते हैं? तो वह इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट जो ईच एंड एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अपना इम्पैक्ट जरूर दिखाएगा, उसका असर। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो कि जैसे मोदी जी ने क्या किया था, डिमोनेटाइजेशन कर दिया था। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अचानक रात में आकर के उन्होंने कर दिया कि आज से जो है 1000 रुपये का नोट बंद। इसका बहुत बड़ा बैंकिंग सेक्टर पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ गया, और ये इफेक्ट पूरे बिजनेस इन्वायरमेंट, पूरे बिजनेस इंफ्रा के ऊपर आ गया था। केवल किसी एक पार्टिकुलर दुकान के ऊपर, एक दुकानदार के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं आया। इसी तरह गवर्नमेंट ने अपने टैक्स स्लैब में, इनकम टैक्स स्लैब में, सेल टैक्स स्लैब में या तमाम टैक्स के डिसीजंस में चेंज ला दिया। इसका असर भी पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ना ही पड़ना है। इसमें एक इंडिविजुअल, किसी पार्टिकुलर बिजनेसमैन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होता है। तो जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होते हैं, उनको हमें समझना है। तो जनरल इन्वायरमेंट वो होते हैं जो मतलब हर एक बिजनेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम उसको रोक नहीं सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। वो क्या है? सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर का मतलब समाज में जो हमारी सोसाइटी है उनकी डिमांड चेंज हो सकती है, उनका एजुकेशन लेवल, उनकी लिटरेसी क्या है, उस पर रिजर्वेशन का जो फैक्टर होता है। जैसे हमारे वहाँ इंडिया में रिजर्वेशन का सिस्टम है कि इतने लोगों को जॉब में इम्प्लॉयड करना है, इनको रिजर्वेशन का कोटा अलॉट करना है, तो इसका चेंज हमारे ऊपर दिखाई देता है। और उनकी डिमांड चेंज होती है। जैसे हमारे सोसाइटी की अगर इनकम बढ़ जाए तो डेफिनेटली वो बेहतर चीज़ों का यूज करना पसंद करेंगे।
तो क्या हुआ, सोशल इन्वायरमेंट, सोशल फोर्सेस, ठीक है ना। मार्केट में किस बात का मतलब सोसाइटी कौन सी चीजें की डिमांड कर रही है, ठीक है। पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस, पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस में क्या होगा, गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते हैं और जो लीगल लॉज बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उनका भी असर ईच एंड एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे, हर इंस्टीट्यूशन पे इसका इम्पैक्ट इक्वली होगा ही होगा। नेक्स्ट दिया है टेक्नोलॉजिकल चेंज। क्या होता है यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंज में, अगर हम पूरी टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए, जैसे अभी आप कर सकते हो कि हमारे वहाँ पहले जो भी बैंकिंग होती थी वो क्या होता था, ऑफलाइन होता था। हम बैंक में जाते थे, फॉर्म अप्लाई करते थे, फिर जो है अकाउंट ओपन होता था और पैसे विड्रॉ करना है, पैसे डिपॉजिट करना है, हर टाइम हमको बैंक में जाना आना था। अभी क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, हमारे वहाँ डिजिटल ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट ने फोर्सली उसको यूज करना शुरू करा दिया कि नहीं आपको करना पड़ेगा। तो बहुत सारे नए प्लेटफॉर्म आ गए और इसका असर ये हुआ कि हम निश्चित रूप से एक ऑफलाइन सिस्टम से निकल के डिजिटल पेमेंट मोड में आ गए, डिजिटल ट्रांजेक्शन के मोड में आ गए। और ये एक बहुत, अगर हम उन इन्वायरमेंट्स के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हमको इसका नुकसान होगा। तो ऐसे टेक्नोलॉजियों में जो चेंज आता है उस चेंज का भी जो इफेक्ट होता है वो निश्चित रूप से पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे, पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे मतलब जो भी बिजनेस से रिलेटेड सेक्टर्स हैं उन सबके ऊपर डेफिनेटली पड़ना है। इकोनॉमिक फोर्सेस, इकोनॉमिक फोर्सेस यहाँ पे क्या कर सकते हो आप कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है, वो बैंकिंग पॉलिसीज हो, फिजिकल पॉलिसीज हो, गवर्नमेंट की जो लाइसेंसिंग पॉलिसीज हैं, ठीक है ना, इन सभी का जो गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया, जो सिस्टम बनाया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी क्या बनाई, एक्साइज ड्यूटीज की क्या पॉलिसी बनाई, ठीक है, इन सारे इकोनॉमिकल जो डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट के, उनका भी इफेक्ट हर एक बिजनेस के ऊपर निश्चित रूप से पड़ना है, ये किसी एक बिजनेस के ऊपर नहीं पड़ेगा। इंटरनेशनल फोर्सेस, यहाँ पे जनरल इन्वायरमेंट में हम देख सकते हैं इंटरनेशनल फोर्सेस क्या काम का भी एक अपना रोल होता है। इंटरनेशनल फोर्सेस जैसे कि अगर हमारे ऊपर, चूंकि हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है ना कि डेवलप्ड कंट्री है, तो कई बार हमें अपने जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ एक हमारा टाई अप हुआ होता है, बिजनेस रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं और उस इंटरनेशनल टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज होने के कारण भी निश्चित रूप से किसी नेशन, किसी रीजन के बिजनेस के इन्वायरमेंट पे इफेक्ट आता ही आता है। तो ये तो ऐसे जनरल इन्वायरमेंट होते हैं जो कि ईच एंड एवरी बिजनेस इंडस्ट्रीज में निश्चित रूप से अपना इम्पैक्ट डालते हैं। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, ये जो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट ये होता है क्या है, तो ये सीधे सीधे एक जो इंडिविजुअल फर्म है उस फर्म के द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते हैं उन डिसीजंस के कारण, तो मैं यहाँ पे इनको स्पेसिफिक इन्वायरमेंट को मैं बोलूँगा कि एक तरह से ये इंटरनल फोर्सेस काम करते हैं। कई बार जैसे कस्टमर, हमारे कस्टमर्स की डिमांड में चेंज हो सकता है, कस्टमर की एजुकेशन और उनके सिस्टम में चेंज हो सकता है कि उनके हाई एजुकेटेड हो गए या बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए, एजुकेटेड हैं तो उनकी डिमांड अच्छी हो सकती है, तो कस्टमर्स का इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे सप्लायर्स जो होते हैं वो किस कंडीशंस टर्म्स पे हमको अपने गुड्स की सप्लाई कर सकते हैं। पहले वो हमको क्रेडिट पे दे सकते थे गुड्स, रॉ मटेरियल्स, अब वो कहते हैं कि नहीं भाई अब हम आपको क्रेडिट पे गुड्स की सप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो अभी हमें उनके लिए एक अच्छा खासा फंड अरेंज करना पड़ सकता है, तो फंड की क्राइसिस आ सकती है। कंपटीटर्स, मार्केट में हमारे बहुत सारे कंपटीटर्स होते हैं, तो उन कंपटीटर्स को हम इंडिविजुअली अपने लेवल से देखते हैं कि हमारा मार्केट में कौन कंपटीटर्स हैं और उन कंपटीटर्स से हम कैसे अपने आप को बेस्ट बनाएंगे जिससे कि हम मार्केट में उनसे बेहतर करके अपने आप को ज़्यादा मार्केट में इंट्रोड्यूस करा सकें। एम्प्लॉइज का भी इम्पैक्ट होता है, हमारे एम्प्लॉइज कैसे हैं, उनकी डिमांड क्या है, क्या वो एम्प्लॉय आज के डेट में जो मैंने सैलरी डिसाइड किया हुआ है उस सैलरी पे काम करेंगे। सपोज दैट कई बार क्या होता है जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनके अपनी यूनियंस होते हैं और वो यूनियन बना करके और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक फोर्स बनाते हैं कि आप हमारे सैलरी स्ट्रक्चर चेंज करो या आप हमारा वर्किंग आवर्स चेंज करो, आप अपने वर्क का जो
प्रोडक्टिविटी है, यूनिट नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस करना उसको कम करो। बहुत सारे उनकी इंडिविजुअल डिमांड्स या एक यूनियन डिमांड हो सकती है, इसका भी हमारे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आता है। ऐसे ही क्रेडिटर्स हैं जिनसे मैंने उधार सामान खरीदा लिया था और उनको क्रेडिटर्स को सप्लाई करना है, वो क्रेडिटर्स हमें कब और कितने टाइम तक के लिए हमको क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब अगर वो कहते हैं कि हम आपको क्रेडिट की सुविधा आप नहीं दे पाएंगे, हमें इतने दिन के अंदर आपसे पेमेंट चाहिए होगा, तो उसके हिसाब से हमको उनको एक तरीके से आपस में कुछ पर्सनल तरीके से डिस्कस करना पड़ जाता है। जो बिजनेस में इन्वेस्टर्स होते हैं उन इन्वेस्टर्स को हमें कितना डिविडेंड देना है, उन इन्वेस्टर्स को भी हमें फेथ में लेना होता है। उन इन्वेस्टर्स के डिमांड के हिसाब से हमारी अपनी प्रोडक्टिविटी और सर्विसेज को लेकर के तैयार और अवेयर रहना पड़ता है। ओनर्स के का मतलब यहाँ हो गया, जो ओनर्स है वो ओनर को भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और सारी सिचुएशंस को देखना होता है कि इस बिजनेस में मुझे प्रॉफिट रिटर्न क्या है, क्या मुझे इस बिजनेस में लगे रहना चाहिए, क्या ये इन फ्यूचर हमको प्रॉफिट देगा नहीं देगा। तो ये सारे हमारे जो टॉपिक्स हैं हमने उस पर डिस्कस किया, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। तो ये हमारा जनरल इन्वायरमेंट और ये स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। तो बेसिकली इस पे हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता है, जबकि इस पे हमारा कंट्रोल कुछ हद तक हो सकता है। सेकंड पॉइंट दिया था इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे इंटर रिलेटेड का सेंस ये हो गया कि अगर गवर्नमेंट की किसी एक पॉलिसी में चेंज आ गई तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट कई सारे जगहों पे दिखाई देगा। जैसे गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी या गवर्नमेंट ही बदल गई, दूसरी गवर्नमेंट आ गई, तो जैसे ही दूसरी गवर्नमेंट आती है वो नई पॉलिसी लेके आ जाती है। अब वो क्या कर सकते हैं, अगर वो नई पॉलिसी लेके आती हैं तो निश्चित रूप से हमारे बिजनेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। इंटर रिलेटेड से यहाँ पे यही सेंस होता है कि एक इम्पैक्ट होने से, एक चेंज होने से डेफिनेटली उसके कई सारे निगेटिव या पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं। और ये नेशन टू नेशन, रीजन टू रीजन और बिजनेस टू बिजनेस ये चीज़ें हो सकती हैं कि ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। डायनेमिक का सेंस यहाँ पे हो गया बिजनेस इन्वायरमेंट में कि हमें इन चीज़ों में अगर देखा जाए तो ये ऐसा नहीं कि ये कंटिन्यू कांस्टेंट बने रहते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसी या जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिकल पॉलिसी है, निश्चित रूप से उन सभी चीज़ों से लेकर के अगर देखा जाए तो ये बार बार चेंजेस होते रहते हैं और हमें भी इसके लिए चेंज होने के लिए तैयार होना पड़ेगा। नेक्स्ट दे रहा है यहाँ पे रिलेटिव कॉन्सेप्ट अनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट का एक और प्रॉब्लम ये है अनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जब आप ये देखो कि कोई बिजनेसमैन इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि उसे क्या डिसीजन लेना है, क्या करना चाहिए आगे, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू अनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, यानी यहाँ ये कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से ऐसे सिचुएशन में कोई भी बिजनेस फर्म हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके अंदर एक अनिश्चितता बनी रहती है कि गवर्नमेंट पता नहीं कब कौन सी डिसीजन ले ले, कौन सी पॉलिसी लेके आ जाए, कौन सी लाइसेंसिंग सिस्टम लेके आ जाए और उसका निश्चित रूप से हमारे ऊपर इम्पैक्ट होना ही होना है। ठीक है ना, इस बात का कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है कि कब क्या हो जाए, किस तरह की परिस्थितियाँ आ जाए, और इसलिए हमेशा एक बिजनेसमैन इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहता है, परेशान रहता है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यहाँ पे यही बात हो रही है। अभी जो इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स की बात हो रही थी, लगभग सिचुएशन वही यहाँ पे भी रिलेटिव कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे ये जो इन्वायरमेंट है, आप यहाँ इसको ऐसे समझ लो कि ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, हो सकता है कि ये एक देश में तो इसका बैड इम्पैक्ट है, लेकिन दूसरे कंट्री में, दूसरे नेशन में इसका गुड इम्पैक्ट हो सकता है। यानी ये वेराई करता है, नेशन टू नेशन, रीजन टू रीजन, यह अलग भी हो सकता है। कहीं इसके एडवांटेज मिल सकते हैं और कहीं डिसएडवांटेज भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे क्या है, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। अब बिजनेस इन्वायरमेंट में एक चीज और है, एक तरह डर है
दूसरी तरफ नई पॉसिबिलिटीज भी हैं। निश्चित रूप से किसी भी सिक्के के दो पहलू जो बात होते हैं, हेड एंड टेल की बात करते हैं, तो अगर एक हारता है तो दूसरा जीतता है। यही चीज यहाँ पे भी है कि थ्रेट्स भी है और अपॉर्चुनिटीज भी है। एक व्यक्ति के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए यहाँ पे डर की भी बात होती है कि भाई क्या होने वाला है, क्या हो जाए, इस बात का डर बना रहता है। लेकिन डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट कोई नई इकोनॉमिक पॉलिसी ले आती है या नई कुछ पॉलिटिकल डिसीजन ले लेती है या कोई टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाता है, तो इसका निश्चित रूप से इम्पैक्ट क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि डर मन में बना होता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी हमारे सामने क्रिएट हो जाते हैं। जैसे मैं एक बात करूं कि अभी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में क्या किया था, पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ही लॉक कर दिया। कोई भी अननेसेसरी मतलब कि एक्स्ट्रा जो हमारी लिविंग से हट करके, जैसे मेन कमोडिटीज हैं उनसे हट करके जो भी चीज़ें हम यूज करते आ रहे हैं उन चीज़ों को गवर्नमेंट बंद कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि अगर गवर्नमेंट ने कपड़े के शॉप्स को बंद कर दिया, तो देखो यहाँ पे कपड़े का जो मैन्युफैक्चरर है, जो बिजनेसमैन है, उनके ऊपर बैड इम्पैक्ट हुआ। लेकिन वहीं एक दूसरा अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हुआ था। वो अपॉर्चुनिटी क्या था, अभी वही कपड़े की चीज़ जो बंद हो गई, कपड़ों की दुकानें, अभी वहाँ पे क्या हुआ, मास्क का डिमांड बढ़ गया। अब कंपनियां क्या करने लगी, एक नई अपॉर्चुनिटी को आकर के ले लेती हैं और वो मास्क का सप्लाई, मास्क का मैन्युफैक्चरिंग करने लगा। और पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो इस छोटे से आइटम ने, मास्क ने अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट किया है और एक नया बिजनेस प्लान हमारे सामने आ गया। तो ये हमारे क्या है, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी, डर भी लाता है और नई संभावनाएं, नई पॉसिबिलिटी भी लेकर आता है। तो दीज आर द बिजनेस नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अभी इंपॉर्टेंस क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। अब इसके लिए अगर हम जान चुके हैं कि भाई बिजनेस में बहुत सारी आने वाले समय में गवर्नमेंट की पॉलिसी और इकोनॉमिकल डिसीजन से बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, इस बात का हमें बार बार डर बना रहता है। ये आउटसाइड या एक्सटर्नल फोर्सेस का डर बना होता है। तो इन डर से कैसे निकलें, इस सिचुएशन से कैसे निकलें, इसलिए इस चैप्टर में, यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट के चैप्टर में हमें ये जानना है कि इन बिजनेस इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट की नेचर्स को जान जाते हैं तो निश्चित रूप से इम्पोर्टेंस क्या होता है कि हमें आगे डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। और क्या एडवांटेज है, उसके क्या इम्पोर्टेंस है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी आपने देखा है, यहाँ ब्रैकेट में लिख रखा है मैंने, फर्स्ट मूवर। यानी यहाँ पे क्या होता है, जब एक बिजनेसमैन इन नेचर से रिलेटेड होता है, इस नेचर को, इन आने वाले संभावनाओं के बारे में जानता है कि ऐसी कभी भी परिस्थितियां आ सकती हैं, और अगर वो अवेयर रहे, इस बात के लिए तैयार रहता है कि ऐसी परिस्थितियां बिजनेस में होती रहती हैं, कभी भी हो सकती है, और निश्चित रूप से इसका बैड इम्पैक्ट या गुड इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे आएगा ही आएगा। तो वो क्या करता है, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को बेहतर तरीके से जान जाते हैं, समझे रहते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमको हेल्पफुल होता है। क्यों ये हेल्पफुल होता है, क्या इंपॉर्टेंस हो गया, आइडेंटिफिकेशन। हम पहचान लेते हैं क्या, ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब आने वाली अपॉर्चुनिटीज को हम पहले ही प्रेडिक्ट कर पाते हैं, कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर पाते हैं। और हम फर्स्ट मूवर का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज को पहले ही अगर महसूस कर लेते हैं, जान जाते हैं कि ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बदल गई, मोदी जी की गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, तो अब इसमें क्या हो गया, जो लोग जानते थे कि कांग्रेस का माइंडसेट क्या है और जो लोग जानते थे कि बीजेपी का माइंडसेट क्या है, जैसे ही गवर्नमेंट बीजेपी की बनी, बहुत सारे बिजनेसमैन समझ गए थे कि बीजेपी किस मानसिकता से पॉलिटिक्स करती है, और उनकी मानसिकता, उनकी पॉलिटिकल डिसीजंस के बारे में पहले से ही वो प्रेडिक्शन कर पाएंगे अगर कंपनियां, तो निश्चित रूप से वो पहले ही उन अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर लेती है कि क्या डिसीजन गवर्नमेंट लेने वाली है, और वो फर्स्ट एडवांटेज लेने का के लिए राइट्स रख लेते हैं। मतलब कि
उनको पहले ही ये आइडियाज बन जाते हैं, और वो अगर आइडियाज बन गए तो वो फर्स्ट मूवर हो जाते हैं, यानी अपने बिजनेस के डिसीजंस को चेंज करके और नए अपॉर्चुनिटीज के लिए पहले से ही तैयार हो जाते हैं। अगला दिया हुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल। बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करने के बाद निश्चित से हमको इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है कि जो हमारे डाउट्स थे, जो डर थे, और वो डर के लिए हमको पहले ही सिग्नल मिल जाता है, हमें एहसास होने लगता है कि इस तरह की परिस्थितियाँ आएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जब फर्स्ट वेव कोरोना का चल रहा था, फिर एक बार अनलॉक हुआ, अनलॉक होने के बाद सारे ऑर्गेनाइजेशन काम करना शुरू कर दिए, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी हो सकते हैं जो क्या करते हैं, उनको पता है अमेरिका में क्या चल रहा है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, उनको पता चल जाता है कि सेकेंड वेव आने वाला है, क्योंकि फॉरेन में आ चुका है। तो उन्हें पता था या पता लग सकता था कि आने वाले 2, 3, 4 महीने के रेस्ट के बाद डेफिनेटली इंडिया में भी यह सेकेंड वेव के रूप में आ सकता है। और या तो इसके लिए वो पहले से एक प्रेडिक्शन करके क्या कर सकते हैं, सिग्नल उनको मिलने लगता है कि हम अमेरिका में ऐसा हो रहा है और ये फिर स्प्रेड हो रहा है, फिर फैल रहा है, तो वो पहले ही या तो अपने सप्लाई को कम कर देंगे, अपनी जो पहले प्रोडक्टिविटी थी उसको कम कर सकते हैं, या अगर उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मास्क की जरूरत पड़ेगी, फिर एक बार मास्क बनाना पड़ेगा, तो वो नई एडवांटेज के लिए तैयार हो जाते हैं। तो थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल कि आने वाले समय में सेकेंड टाइम इंडिया में लॉकडाउन लग सकता है, इस तरह का सिग्नल भी उनको मिल जाते हैं, जिससे कि वो पहले ही अलर्ट मोड में आ जाते हैं। नेक्स्ट दे रहा है सेंसिटाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट टू कोप विथ रैपिड चेंज। निश्चित से अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ पाते हैं, अगर हम पहले से प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर पाते हैं अपने अनुभव से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है वो इमीडिएट अपने पॉलिसीज को चेंज करने के लिए तैयार रहता है। वो जानता है कि अगर गवर्नमेंट ये, जैसे सपोज कर लो कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाना चाहती हैं, और उनको पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत पड़ने वाली है, उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, वो सारी कंपनियां इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च में काम करना शुरू कर चुकी हैं, और उनको पहले से ही अपने उस डिमांड को देखते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी में, अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो अगला पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज। अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट के सिचुएशन को पहले से प्रेडिक्ट करना, महसूस कर लेते हैं, जान लेते हैं, कुछ आइडियाज बनने लगते हैं, ऐसी फीलिंग्स आने लगती हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार की चेंजेस हो सकती हैं, तो निश्चित से हम अपने स्ट्रेटजी में और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज होती हैं उसमें हम चेंज कर लेते हैं समय रखते ही, जिससे कि हमें बहुत बड़ा लॉस न हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है अप्लाई यूजफुल रिसोर्सेज। अप्लाई यूजफुल रिसोर्सेज, और इसलिए अगर हमें पता है बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, तो निश्चित रूप से हम यहाँ क्या कर पाते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं हम उन रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से अप्लाई कर पाते हैं, बेहतर तरीके से अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि हमें मालूम हो गया कि आने वाले समय में इन चीज़ों की आवश्यकताएं होंगी, इसकी डिमांड होने वाली है। तो ऐसे में हमारी जो रिसोर्सेज हैं, हम उन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उन आइटम्स के प्रोडक्टिविटी में यूज करेंगे, जिससे कि हम फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, जो डिमांड आने वाली है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बेटर परफॉर्मेंस। एक परफेक्ट बिजनेसमैन क्या करता है, अगर वो इस बिजनेस की पॉलिसीज को, इन आउटसाइड एक्सटर्नल फोर्सेस को अगर बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर सकता है, तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि वह बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। कि जो भी पॉलिसी आएंगी, जो भी चेंजेज आएंगे, उस चेंजेस से फाइट करने के लिए हम अपने आप को बेहतर तरीके से पहले से तैयार करके बैठे हुए हैं कि इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है, इमेज बिल्डिंग। और इमेज बिल्डिंग की बात वही है कि अगर हम
ऐसे कंडीशंस को, ऐसे सिचुएशंस को पहले से रीड कर पाते हैं, प्रिडिक्ट कर पाते हैं, तो उसके हिसाब से मैं फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं या जो थ्रेट्स हैं उनसे हम पहले ही अवेयर हो जाते हैं और अपने आप को नए प्लेटफॉर्म के लिए तैयार रखते हैं, जिससे कि मार्केट में क्या होगा, एक हमारा अलग इमेज बिल्डअप होगा कि ये बंदा, ये बिजनेसमैन पहले ही चीज़ों के हिसाब से समझ लिया था। जैसे हमारे मुकेश अंबानी जी की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, तो वो बेस्ट बिजनेसमैन, बेस्ट डिसीजन मेकर क्यों हैं? क्योंकि उनके अनुभव और उनके जो पूरे टीम है, वो टीम या वो खुद पहले से ही इन बातों की संभावनाओं को देख लेते हैं, प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि क्या होने वाला है, क्या मार्केट की डिमांड है और मार्केट की किस डिमांड और परिस्थिति के अनुसार हमें डिसीजंस लेने चाहिए, और इससे एक बेहतर इमेज तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी इन बिजनेस इन्वायरमेंट का सेंस यहाँ पे ये है कि इसका इम्पोर्टेंस ये हो गया कि निश्चित रूप से अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट के कंडीशंस को जानते हैं तो यहाँ पे हमें हमेशा कंटिन्यू नई अपॉर्चुनिटी, नए थ्रेट्स और गवर्नमेंट की और तमाम एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं उन चीज़ों से हम पहले से ही प्रेडिक्ट होकर के, अवेयर होकर के, और हमें हमेशा बिजनेस में तैयार होने के लिए एक टाइम मिल जाता है, एक चांस मिल जाता है और हम उसके हिसाब से ही ग्रो कर पाते हैं। तो ये इस वीडियो में यहाँ यही टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर का अगला टॉपिक आपके सामने लेके आएंगे। फिलहाल अभी आप इसको रीड करिए, अच्छे से इसको वॉच करिए और वीडियोज़ को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।